गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉमिसरी नोट की बात करी थी और प्रॉमिसरी नोट के अंदर मैंने आपको एक छोटी सी बात समझाई थी। मैं ये आपके सामने रखा, मैंने इसको हटाया नहीं। वो ये है कि प्रॉमिसरी नोट क्योंकि एक एक्सप्रेस प्रॉमिस है, इसलिए डेटर लिखेगा, डेटर बनाएगा और बनाकर किसको देगा? क्रेडिटर को देगा। एक प्रॉमिस है, डेटर क्रेडिटर को प्रॉमिस कर रहा है कि जो पैसे मैंने तुझे देने हैं ना, मैं तुझे एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम पे मैं तुझे दे दूंगा। तो उसने प्रॉमिसरी नोट बना के, इसलिए मेकर कौन होगा? हमेशा हमेशा। कभी क्रेडिटर भी होगा? हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, प्रॉमिसरी नोट में पेयर कौन होगा? पेयर पे किसने करना है? डेटर ने। सर पे तो हमेशा डेटर नहीं करना होता है। अगर उसने लेना होता तो वो डेटर थोड़ी होता, फिर तो वो क्रेडिटर होता। तो सर पे हमेशा कौन करेगा? लेना किस? आप आज बहुत दिनों के बाद आई हो, आप लाइसेंस में भी थी, क्यों? और पे कौन होगा? पे मिलेंगे किसको? क्रेडिटर को मिलेंगे, क्रेडिटर को मिलेंगे। बस दीदी बस इधर मुझे देखो, पे क्रेडिटर होगा। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी, तो ये बात तो खत्म हो गई। मैं एक आज आपको बनाकर दिखाऊंगा प्रॉमिसरी नोट बाय द वे होता कैसे, मतलब क्या लैंग्वेज उसमें यूज होती है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई ऐसा फिक्स्ड लाइंस नहीं है कि यही लिखना है तो प्रॉमिसरी नोट होगा। हाँ, बस पढ़कर ये पता लगना चाहिए कि क्या कर रहे हो। हाँ, एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस कर रहा है। अगर ये पढ़ के पता लगता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है। शाबाश। आओ एक प्रॉमिसरी नोट बनाकर देखते हैं। वैसे ऊपर लिख देना ज्यादा बेटर रहता है। प्रॉमिसरी नोट ऐसा, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई डीड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, बेटर होता है कि हम उस पर मेंशन करें कि उस वो डीड है क्या, वो डॉक्यूमेंट है क्या। आप भी कई दिनों बाद आई हो, क्यों? कॉलेज में लेक्चर्स लेती हो? टेस्ट चल रहे हैं। मैंने कॉलेज में लेक्चर्स लेती हो तो यहां क्या करती हो? अच्छा, तो प्रॉमिसरी नोट की लैंग्वेज कुछ ऐसे होगी। आई अंडरसाइंड, आई अंडरसाइंड, मतलब ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने नीचे सिग्नेचर किया। वो ऐसे नहीं बोल सकता आई सिमरनजीत सिंह, ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है आई सिमरनजीत सिंह, लेकिन ये थोड़ा सा खराब लगता है। आप ऐसा बोल दो ना, आई अंडरसाइंड, जिसने नीचे साइन किया मैं, वो उसकी बात हो रही है। आई अंडरसाइंड। प्रॉमिस हम ऊपर वाला ही केस ले रहे हैं जहां पे मिस्टर बी ने पैसे देने थे, ठीक है। आई अंडरसाइंड प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और ऑन हिज ऑर्डर a sum of rupees 10,000। फिर ये शब्दों में भी लिखना पड़ेगा आपको, 10,000 ओनली, ऑन 20th March 2019। नीचे डेट होगी, कुछ भी प्लेस होगी, कुछ भी, और साइन कौन करेगा? मिस्टर बी। और स्टैंप तो लगाई नहीं सर आपने? ये वो 3 शेयर, और स्टैंप को क्रॉस करना भी बहुत जरूरी है ताकि कोई इसको यूज ना कर सके। अगर आप ये वाली स्टैंप लगा रहे हो तो, अगर आप चिपकाने वाली स्टैंप लगा रहे हो तो उसको क्रॉस करना जरूरी है। अगर आप स्टैंप पेपर पे कर रहे हो, ऐसा भी तो होता मैं 10 रुपए का स्टैंप पेपर खरीद लेता, उस पे कर लेता, वो भी ठीक है।
देखो बेटा, स्टैंपिंग के दो ऑप्शन आपके पास, स्टैंपिंग के दो ऑप्शन आपके पास। एक है इंप्रेस्ड स्टैंप। क्या है इंप्रेस्ड स्टैंप? का मतलब है जो स्टैंप पेपर पे छपी होती है उसको स्टैंप पेपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, देसी लैंग्वेज में स्टैंप पेपर बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या है? इंप्रेस्ड स्टैंप। और ये वाली जो चिपकाने वाली है इसको बोलते हैं एडहेसिव स्टैंप। क्या बोलते हैं? एडहेसिव। सर एडहेसिव स्टैंप कब यूज करनी है और इंप्रेस्ड स्टैंप कब यूज करनी है? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर लेस अमाउंट की है तो क्या कर लो। अब आप मुझे बात बताओ, आपने 5 रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। अब 5 रुपए का तो स्टैंप पेपर आता ही नहीं, समझो ना इस बात को। आपने 5 रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, या मान लो आपने 55 रुपए स्टैंप ड्यूटी पे करनी है, तो 50 रुपए का तो स्टैंप पेपर आता है, लेकिन 5 रुपए, तो फिर वो आपको एडहेसिव स्टैंप एक बोलो ना, चुकानी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी साथ में। तो एडहेसिव स्टैंप लेस अमाउंट के लिए, और व्हेन अमाउंट इज ह्यूज, बोलो, तो सर वो स्टैंप पेपर ही खरीद लेना ज्यादा बेटर वो होता है। मतलब 100 रुपए की ड्यूटी पे करनी थी तो स्टैंप पेपर ही खरीद लो ना, एक 100 रुपए का। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, एनालाइज भी करो प्रॉमिसरी नोट को। करें, स्टार्ट करें, लिख लिया सबने, बना लिया? अच्छा सर, सबसे पहले हम देखो, हम बात कर रहे हैं आई अंडरसाइन प्रॉमिस। देखो हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट इज व्हाट? इट इज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस, और शब्दों में लगना चाहिए। अगर उसने यहां पे लिखा होता आई अंडरटेक टू पे मिस्टर बी, तो भी तो प्रॉमिस ही है। शब्दों से, हेरफेर से कोई फर्क, मतलब प्रॉमिस वर्ड आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रॉमिस जैसा कोई शब्द आए वो भी चलेगा। हाँ, और यहां पर आया मिस्टर ए। याद रखना, प्रॉमिसरी नोट इज ऑलवेज पेबल टू अ पर्टिकुलर, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने। इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। का मतलब वो जो होल्ड करता है, वो जिसके पास होता है वो बियरर होता है। सर प्रॉमिसरी नोट कभी भी बियरर को पे नहीं हो सकता। क्या यहां पे ऐसा हो सकता था आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, फिर वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होता। लेकिन क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में हो सकता है बियरर? हाँ, चेक में हो सकता है बियरर। सर हम चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज की तो बात कर ही नहीं, हम तो प्रॉमिसरी नोट में स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। इसमें नहीं हो सकता बियरर, उसमें हो सकता है। अच्छा, यहां पे शब्द लिखे हुए आई अंडरसाइन प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और ऑन हिज ऑर्डर, ये क्या मतलब हुआ? देखो कल भी मेरे पास 2 बच्चे आए, लास्ट लेक्चर में भी मेरे पास 2 बच्चे आए क्लास के बाद। उन्होंने कहा कि सर आप कहते हो कि ये तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफर होता है, तो प्रॉमिसरी नोट तो आप बोलते हो पर्टिकुलर पर्सन को पे होगा, तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन को पे होगा तो फिर तो ये ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रांसफर हो सकता है। उन्होंने कहा सर कैसे हो सकता है? मैंने कहा कि अगर वो राइटिंग में लिख कर दे कि मैं ऑर्डर करता हूं कि मेरी जगह पेमेंट दूसरे व्यक्ति को करना, तो वो हो सकता है। उसको हम शब्द यूज करते हैं एंडोर्समेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं? एंडोर्समेंट का मतलब है ट्रांसफर, लेकिन राइटिंग में। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्योंकि प्रॉमिसरी नोट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, इसीलिए हमने यहां पर स्पेस भी छोड़ी है कि आई अंडरसाइन प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और ऑन हिज ऑर्डर। ऑन हिज ऑर्डर का मतलब अगर वो किसी और को बोलेगा पे करने के लिए तो मैं उसको भी पे करने का प्रॉमिस करता हूं, और जिसको वो देगा अगर वो आगे किसी को बोलेगा पे करने के लिए तो मैं उसको भी प्रॉमिस करता हूं, और अगर वो आगे किसी को एंडोर्स कर देगा तो मैं उसको भी प्रॉमिस, मैं सबको प्रॉमिस करता हूं, मैं सबको प्रॉमिस करता हूं। इसीलिए स्पेस छोड़ा यहां पर, ये जगह दिया उसको कि चाहे तो तू इसको आगे फर्दर ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसको ट्रांसफरेबिलिटी ही खत्म कर दे इस इंस्ट्रूमेंट की तो बेटे फिर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल, और फिर ये ट्रांसफरेबल रहा नहीं। आगे बढ़े। अच्छा, वो कहता है आई अंडरसाइन प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और ऑन हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000। लो जी, सर आप ही तो कहते थे अमाउंट क्या होना चाहिए, आ गया ना। यहां पर 2 बातें आएंगी। हाँ शाबाश मेरे बेटे,
खुश रहो जीते रहो। सर ये भी देखो मनी ओनली, मनी, क्योंकि अगर यहां पर मनी के अलावा कोई बात होती तो सर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड ना कहलाता, प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं होता ये, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ और सिर्फ मनी की बात होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था जहां पर एक व्यक्ति प्रॉमिस कर रहा था कि मैं अपनी कार दूंगा, तो सर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉमिसरी नोट में तो स्पेसिफिकली किसकी बात करनी है, मनी की बात करनी है, मनी मनी मनी। तो देखो पर्टिकुलर सम भी आ गया इसमें और मनी भी है, क्योंकि यहां पे आगे लिखा हुआ रुपीस, रुपीस। एक और चीज आ गई यहां पे ऑन, ये जो है ना बेटे ये मैच्योरिटी है। क्या है? जिस दिन ये पे होगा ये वो डेट है, जिस दिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे होगा ये वो डेट है, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी। आप इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स तो कर सकते हो लेकिन मैच्योरिटी से, तो ये डेट का बहुत यूज है, यूज है। सर एक डेट ये भी दे रखी है, एक डेट ये भी दे रखी है। सर ये डेट क्या चीज है? ये डेट ऑफ ड्राइंग है, जिस दिन आपने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉ किया मेरे बच्चे ये वो डेट है। अच्छा ये देखो क्या है, प्लेस। मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि सर प्लेस क्यों लिखना होता है। सर कौन से कोर्ट में जाओगे उसके लिए प्लेस का तो पता होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा ये मिस्टर बी, मैंने कहा ये डेटर होता है, और याद रखना जो डेटर होता है ना वही कौन होता है, मेकर होता है, मेकर। मिस्टर ए तो क्या है, पई पई पई, ये पई है। दो ही तो पार्टीज है इसके अंदर, मेकर एंड पेयर, एंड दूसरी पार्टी पई। और सर ये देखो इस पे क्या भी है, सर जी आपने तो इसको खूनो खून कर दिया, कत्ले आम कर दिया। ये एनालिसिस है, एनालिसिस तो ऐसे ही होता है ना, चीर फाड़ नहीं। याद वो बचपन में साइंस का एक एक्सपेरिमेंट होता था कि वो मेंढक का, कॉकरोच का को स्टडी करना है, चीर फाड़ कर दो। अब वो बैन हो चुके स्कूल्स में 11th 12th में, वो अब आगे फर्दर कर दिया उन्होंने, कहा कि भाई इतने मेंढक कहां से लाए, इंडिया में तो स्कूल में बच्चे भी इतने सारे, इतने मेंढक कहां से लाए। बोलो जी इज इट क्लियर और नॉट। प्रॉमिसरी नोट की मैं फिर बोल रहा हूं बेटे लैंग्वेज यही हो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। आगे बढ़े, आगे चले, आओ बच्चे। प्रॉमिसरी नोट सर हमें समझ में आ गया, सर प्रॉमिसरी नोट तो समझ में आ गया। अब सर आप हमें ना वो समझाओ बिल ऑफ, अच्छा अब वो समझाते हैं, चलो। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक क्वेश्चन पूछूं सर, उसके तो नाम से बड़ा क्लियर है, प्रॉमिसरी नोट, वो तो प्रॉमिस है। सर इसका नाम बिल क्यों है, बिल बिल बिल। पहले इसका उसको समझते हैं थोड़ा सा, है पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर आपको ये भेद खुलेगा, ये राज खुलेगा कि इसको बिल क्यों कहते हैं। मतलब नाम देखो, नाम के अंदर बहुत राज छुपे होते हैं। पुराने जमाने के लोग बड़े बुजुर्ग कहते होते थे बेमतलब के नाम मत रखो, मतलब के नाम रखो जिनका कोई मतलब हो। बेमतलब के नामों के बड़ा असर पड़ता है, जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। क्या मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूंगा कि सर इसको बिल क्यों कहते हैं और एक्सचेंज क्यों कहते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, एक्सचेंज कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, और बिल अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपको। सुनना जरा क्या है कहते हैं बिल। मैं नहीं बोल रहा, सेक्शन जो बोल रहा है सेक्शन 5 बोल रहा है, मैं तो सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूं। कहा तो उसने बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्सप्रेस ऑर्डर, इज एन एक्सप्रेस ऑर्डर इन राइटिंग
in writing. An unconditional undertaking. An unconditional undertaking to pay a particular sum of money only to a particular person or bearer. ओ सर ये तो सेम टू सेम प्रॉमिसरी नोट जैसी डेफिनेशन है, सिर्फ एक फर्क है, एक फर्क सर वहां पर आपने इसमें क्या लिख दिया था, प्रॉमिस, और यहां पे क्या लिख दिया, ऑर्डर। बाकी तो सारी लैंग्वेज सेम ही, देख लो, मिला लो, सेम है। लेकिन बेटे इस एक शब्द से इतना फर्क पड़ता है, इस एक शब्द से पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। सिर्फ प्रॉमिस का ऑर्डर किया और पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज, बाकी तो शब्द सारे सेम है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट एक ही चीज है? सर सवाल ही पैदा नहीं होता। पर सर बाकी सारी डेफिनेशन तो सेम है, एक शब्द का ही तो डिफरेंस है। ये एक शब्द नहीं तो करामात कर दी, एक शब्द नहीं तो बड़ा गर कर दिया। आओ अब एक बार इसको समझते हैं। सर बिल ऑफ एक्सचेंज हम कहते हैं कि सर इट इज एन, पहले इसको भी समझ लेते हैं एक बार, है ना। इट इज एन एक्सप्रेस ऑर्डर, तो एक्सप्रेस है, और एक्सप्रेस क्या है, ऑर्डर का मतलब कमांड, है ना। ऑर्डर का मतलब कमांड, कुछ करो। और सर कैसी है, राइटिंग में होती है, क्योंकि एक्सप्रेस में तो दोनों कवर हो जाते हैं, रिटन भी ओरल भी, इसलिए हमें स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ा कि नहीं सर एक्सप्रेस तो है, लेकिन कैसे, राइटिंग में एक्सप्रेस है। और सर अनकंडीशनल है, मतलब अगर आपने कंडीशन लगाई तो ये वैलिड नहीं होगा। सर पर्टिकुलर सम पर्टिकुलर सम की बात होनी चाहिए। सर जो सम की बात है वो पर्टिकुलर होना चाहिए, है ना। मनी ओनली होना चाहिए, मनी, पर्टिकुलर पर्सन भी चलेगा। और अच्छा ये भी एक फर्क है, क्या, ये भी एक फर्क है कि सर वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को पे हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन को भी पे हो सकता है और बेयरर को भी पे हो सकता है। और फिर इसको भी साइन करेगा, डेट होगा, स्टैंप होगी। और स्टैंप कौन सी स्टैंप समझोगे, वो वाली स्टैंप? नहीं नहीं सर स्टैंप जो, अब तो हमें आ गई समझ, अब थोड़ी। अच्छा, और बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। सर ये क्या है, अभी बात करूंगा। याद है एक अजम्पशन के अंदर भी हमने स्टार लगाया हुआ था कि इफ बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने एक अजम्पशन लेनी है कि इफ इट इज एक्सेप्टेड, इट वाज एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। कोर्ट अजम्पशन लेकर चलेगा। आज उसकी भी बात क्लियर होगी, आज वो वाली बात भी क्लियर जो लास्ट लेक्चर में किया था। ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। दीदी आप सो रही हो, एंड वाली बहुत मारूंगा मैं, पिंक वाली दीदी सो रही हो तुम? लास्ट लाइन बोलो जरा, क्या बदलाई? चलो आओ फिर सोने की एक्टिंग क्यों कर रही हो, बने रही हो, मुझे तो यहां से ऐसे ही लग रहा है सो रही हो, मत करो, आओ ना आओ। सर यहां अब सुनना जरा क्या होता है। ए ने बी को लोन दिया, ओहो सर एक तो ये लोन नहीं इनका खत्म होता, ये पहले गाड़ी देता होता था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। बेटा गर्ग हो जाए ए और बी का, इन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। तो क्रेडिटर ए है, डेटर, देखो प्रॉमिस होता तो कौन करता, डेटर करता। वादा मैं तुझे वादा करता हूं कि मैं ड्यू डेट पर पैसे दूंगा। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है, सर ये वादा नहीं है, ये कमांड है, ऑर्डर है। ऑर्डर आप मुझे बताओ, ऑर्डर कौन किसको देगा? क्रेडिटर ऑर्डर देगा डेटर को। बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रॉमिसरी नोट में डेटर बनाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर बनाता है। सर ये क्या है, सर कैसे याद करें, सर समझ नहीं आता। इसको याद करना है, इसको याद करना पड़ेगा। हद हो गई।
देखो आप उसका नेचर समझोगे ना, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी। कोई याद करने वाली बात नहीं है ये याद भी करने वाली बातें होती हैं, उनको याद ही करना पड़ता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते उसके अंदर। डेट्स हैं, आप क्या करोगे, याद ही करनी पड़ेंगी। अमाउंट है, क्या करोगे, याद ही करना पड़ेगा। लेकिन ये याद करने वाली बात नहीं है। तो बेटे बहुत समझने वाली बात है कि क्योंकि प्रॉमिसरी नोट एक एक्सप्रेस प्रॉमिस है, तो बेटे प्रॉमिस तो डेटर ही करेगा ना। लेकिन ये प्रॉमिस थोड़ी है बाय नेचर। इसका देखो ये क्या है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर, एक्सप्रेस ऑर्डर, कमांड। बेटे कमांड डेटर क्रेडिटर को नहीं दे सकता। अच्छा पैसे दे और तेरे ऑर्डर भी सुने, शाबाश। पैसा भी दे और तू तेरे ऑर्डर भी सुने। डेटर क्रेडिटर वगैरह, ओए ड्यू डेट पर पैसा लेने आ जाइयो। अच्छा क्रेडिटर कहता है ठीक है आ जाऊंगा। अरे जाओ, क्रेडिटर कहेगा हट वे, ऑर्डर मैं दूंगा, गाड़ी भाई चलाएगा। अरे मैं क्रेडिटर हूं, मेरी इज्जत नहीं है, ऑर्डर मैं दूंगा, दो ऑर्डर दो। अब क्रेडिटर डेटर को ऑर्डर कर रहा है कि देखो ऐसा हो सकता है, तुमने मुझे पैसा दिया लोन पे, तुमने मुझे पैसा दिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हें भी किसी को आगे देना है, हो सकता है कि नहीं। अच्छा तुम वेट करोगे अब किसकी, कि वो दे तो मैं आगे। ऐसा ही होता है बिजनेस में, ऐसा ही होता है। बिजनेस के अंदर कोई फंड्स की इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि उधार भी दिया जा रहा है और पेमेंट भी करी जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। उधार दे रखा है और उधर पेमेंट रोक रखी है, आगे उधार दे रखा है, उधर पेमेंट रोक रखी है। उधर पेमेंट कब होगी, जब उधारी का पैसा वापस आ जाएगा। ला भैया पैसा दे, ले भैया तो अपनी पेमेंट पकड़ा, ऐसा होता है। एक बात याद रखना, इसको बिल क्यों बोल रहे हैं, याद रखना बिल जो बनाता है वो पे नहीं करता, अगला बंदा पे करता है। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपको बिल आता है, बनाया किसने, पे। आप किसी शॉप पे जाते हो, बिल वो बनाता है, लेकिन उसको पे थोड़ी करना है, पे। आप उसको बिल बोलते हैं, इसीलिए इसका भी नाम क्या पड़ गया, बिल पड़ गया। मैं बिल बनाकर तेरे को दे रहा हूं कि पे कर, ये ले पे कर। और अगर पे नहीं भी करना, पे नहीं भी करना, तो इस पे साइन कर, दस्तखत करके 1 महीने बाद पे करेगा। इस बिल को पे कर, इस बिल को एक्सेप्ट कर, या तो पे कर या एक्सेप्ट कर। आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपने कहा कि ठीक है 1 महीने बाद दे दूंगा। अब इस बिल को मैं आगे एक्सचेंज कर रहा हूं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों पड़ा, ये एक ऐसा बिल है जिसको मैं आगे एंडोर्स कर सकता हूं, आगे लोगों से एक्सचेंज कर सकता हूं, है ना। गुड्स ले लूंगा, उनको बिल पकड़ा दूंगा, वो कहेगा ये क्या है, मैं कहूंगा देख भैया एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, एक्सेप्ट किया हुआ बिल है। एक्सेप्ट किया हुआ बिल का मतलब है मैंने एक बिल बनाया था इसके ऊपर, इसने उस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। मतलब ये एक्सेप्ट कर दिया कि 1 महीने बाद पैसे देगी, ले 1 महीने बाद तू ले उसको, ये बिल तो उसको दिखाइयो, वो तुझे दे देगी पैसा। उसने आगे एंडोर्स कर दिया, उसने आगे एंडोर्स कर दिया, उसने आगे एंडोर्स कर दिया। ऐसा कितने बार एंडोर्स हो सकता है सर, बिफोर मैच्योरिटी कितनी भी बार एंडोर्स हो सकता है। और ड्यू डेट पर जिसके पास वो बिल होगा वो लेकर जाएगा, मैडम को दिखाएगा कि मैडम ये लो जी आपका एक्सेप्ट किया हुआ बिल है, करो पेमेंट। ड्यू डेट आ गई ना, मैच्योरिटी आ गई ना, मैच्योरिटी वाले दिन वही बिल लेकर जाएगा मैडम के पास। मेरे से पूछ लो, पूछो कैसे। देखो एक बात, मैं भाई साहब की बात भी अब कर लेता हूं। भाई साहब कहते हैं कि सर अमाउंट तो डिफरेंट होगा, मतलब ऐसा क्या हार्ड एंड फास्ट रूल है कि मैंने इसको 10,000 रुपए देने तो आगे भी 10,000 ही देने होंगे, हो सकता है आगे 5,000 देने थे। हाँ आपकी बात ठीक है, आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन एक मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास 2,000 रुपए का नोट है, सुनो बड़ा ध्यान से सुनना। आपका 2,000 रुपए का नोट है, आपने मुझे 500 रुपए देने हैं, कैसे दोगे, फाड़ के। आप मुझे 2,000 रुपए का पूरा ही नोट दोगे, पूरा ही पकड़ाओगे कि ये सर पूरा पकड़ो, मैं आपको 1,500 रिटर्न कर दूंगा। मैं कहूंगा लो भैया आपके 1,500 रिटर्न। बिल में भी ऐसा ही होता है, मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, लेकिन मैंने किसी को 8,000 रुपए देने, तो मैं क्या फाड़ के बिल दे दूं, क्या करूं, बिल तो पूरा ही ले लूंगा, 2,000 रुपए और ले लूंगा, सर यार 2,000 रुपए दे दे, ये 10,000 रुपए का बिल पकड़ ले। या मैं ऐसे बंदे को बिल दूंगा ही नहीं, मैं ऐसे बंदे को बिल दूंगा जिससे मुझे 15,000 रुपए लेने, तो मैं उसको बोलूंगा ले 5,000 रुपए का कैश पकड़ और 10,000 का बिल पकड़ा। वट एवर सूट्स यू, जो आपको ठीक लगे वो करो। लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बिल के अंदर कि मैं तेरे को 5,000 रुपए एंडोर्स करता हूं, 10,000 में से 5,000 तो मैं एंडोर्स करता हूं, 5,000 एंडोर्स नहीं करता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको बिल पूरा का पूरा ही एंडोर्स करना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट में भी ऐसा ही है, चेक में भी ऐसा ही है, एंडोर्स करना तो पूरा ही करना पड़ेगा। अब वो आपको देखना है कि क्या वापसी लेना है कि और देना है, व्हाटएवर।
जो भी आपको ठीक लगे। तो ये भी बात आपकी ठीक है, भाई साहब की बात ठीक है कि सर वो जो बिल होगा 10,000 रुपए का बिल है, पर क्या आगे भी मेरे को 10 ही देने होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आगे हो सकता है मेरे को 50 देने होंगे, या हो सकता है 8 ही देने होंगे। तो अगर 50 देने होंगे तो हो सकता है कि मैं उसको 3 बिल दे दूंगा, है ना। एक बिल इसका एक्सेप्ट किया हुआ, एक बिल इसका एक्सेप्ट किया हुआ, एक बिल इसका एक्सेप्ट किया हुआ, और जो बाकी बकाया बच जाएगा वो मैं उसको पैसे दे दूंगा। ऐसा मेरे से पूछ लो, दीदी पूछो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाना, मैंने एक चपेटी मार देनी है अगर सही क्वेश्चन नहीं हो। चलो सुनो ना, सुनो, आपको बताओ बिल ऑफ एक्सचेंज समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। सर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन? डेटर। डेटर क्यों नहीं? सर परेशान हो गए सर, आप बार बार प्लीज एक ही बात मत करो सर, सिर्फ दुखने लगा है। सर क्रेडिटर बनाएगा, मान जाओ आप चुपचाप। अच्छा ठीक है, चलो ड्रॉ ये करेगा, ड्रॉ। बी को तो कुछ नहीं करना, दो चीजें कर सकता है। जैसे उसने बिल बनाकर दिया, पे कर दे, तो पे कर दे तो काम ही खत्म, फिर तो बिल वहीं पे खत्म, फाड़ फूड़ के फेंक दो। नहीं तो तुम अभी पे नहीं कर सकते, अभी पे नहीं कर सकते, तो क्या करो, तो ये बिल दिया जाएगा बी को फॉर एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट क्या करेगा भैया? मैं आगे किसी बंदे को एंडोर्स कर रहा हूं वो बिल। अगला बंदा कहता है तू तो ऑर्डर करी जा रहा है, ऑर्डर करी जा रहा है, उसने अगले ने एक्सेप्ट भी किया है कि नहीं? अगले का देखो ना, मैं आपको एक बिल दे रहा हूं कि जाओ उससे जाकर पैसे ले ले, आपको ऐसे कैसे चले जाऊं यार उसके पास, ऐसे कैसे चले जाओ, पैसे पता नहीं वो दे या ना दे। तो मैं अगर आपको उसका एक्सेप्ट किया हुआ बिल दिखाऊं कि देखो वो, हाँ वो खुद कहता है कि मेरे को उसने मुझे 10,000 रुपए देने, तू पकड़, 1 महीने बाद देगा वो तेरे को पैसे, हाँ अब इसको यकीन आएगा। कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? प्रॉमिसरी नोट में यकीन की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने पैसे देने हैं उसी ने ही लिख कर दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन यहां पर जिसने पैसे देने उसने तो कुछ कहा ही नहीं, कहा तो किसने? क्रेडिटर ने। इसीलिए बिल को एक्सेप्ट करना भी जरूरी होता है, और एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में ही होती है, और किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक्सेप्टेंस वाला कोई केस चेक में भी नहीं है और प्रॉमिसरी नोट में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज में है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इसने ड्रॉ किया, अच्छा एक बात बताओ, इसने जो बिल ड्रॉ किया किस पे ड्रॉ किया? बी पे ड्रॉ किया है, पे कर, पे कर। बी कहता है अभी तो है नहीं पैसे, आप एक काम करो, इसमें कुछ मैच्योरिटी की डेट डाल दो, 1 महीने बाद की, 1 महीने बाद पे कर दूंगा, 1 महीने बाद डेट डाल दो। अब मैंने कहा ठीक है, मैंने 1 महीने बाद की डेट डाल दी, मैं कहा चल साइन कर, एक्सेप्ट कर, उसने एक्सेप्ट कर दिया। अच्छा मैंने उसको ऑर्डर दिया होगा या तो मुझे पे कर, है ना, लेकिन जनरली मैं अपने आप को पे करने का ऑर्डर नहीं देता, मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि तू एक काम कर, देख किसको पे कर, सी को पे कर दे। अब एरर भी लिख सकता हूं, ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मैं सी लिख रहा हूं कि तू सी को पे कर दे, 1 महीने बाद तू सी को पे कर दियो। आपने कहा ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये बिल मैंने किसको पकड़ा दिया? दरअसल 2 बिल बनते हैं, एक बार सुनना, लिखना नहीं, अभी कुछ भी लिखना, मैं सुनना, और मैं लिखने का भी टाइम दूंगा, पूरा लिख लेना। दरअसल 2 बिल बनते हैं, बिल की 2 कॉपीज बनती हैं। एक बिल की कॉपी होती है डेटर के पास, और एक बिल की कॉपी होती है सी के पास। सी के पास ए बिल बनाएगा, एक बिल की कॉपी देगा सी को और दूसरे बिल की कॉपी देगा डेटर को। इसके पास एक्सेप्ट करने का एक टाइम पीरियड है, विद इन 48 आवर्स इसको एक्सेप्ट करना होगा। मैंने आज तेरे को वो बिल प्रेजेंट किया, तेरे को 48 घंटे में एक्सेप्ट करना है। अगर तूने 48 घंटे में ये बिल एक्सेप्ट ना किया तो हम मानेंगे कि ये बिल डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बिल क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। क्या बकवास है, 48 घंटे हो गए अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, कर। तो ये बिल को एक्सेप्ट करने का टाइम पीरियड इज 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर अंदर उसको, डेटर को ये बिल एक्सेप्ट करना है। अब क्योंकि डेटर के पास टाइम है, सी को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, सी को भी तो कुछ देना पड़ेगा। अभी वो मान नहीं रहा, सी कह रहा है कि मेरे को भी तो कुछ दो। 2 बिल बनते हैं, 2 बिल, क्योंकि आप ये मत मानकर चलो कि ये तीनों आसपास ही खड़े हैं। मैं हमारे साथ पेज पे बनाते हैं ना, ए बी सी एक पेज पे ही आ जाते हैं, तो बच्चों को लगता है सामने तो खड़ा है, अरे उसको बोला ना उसको दे दे। लेने वाला कहां है? जिससे पैसा लेना है वो कहां है? देने वाला कहां है? और जो बीच में बैठा है ए, जिसको लेना है और आगे देना है, वो किसी और लोकेशन पे बैठा है। तो ऐसा होता है, वो 2 बिल बनाकर, एक बिल बना के देता है सी को और दूसरा बिल बना के देता है बी को। बी को बोलता है कि भाई एक्सेप्ट कर, एक्सेप्ट कर, और सी को कम्युनिकेट कर क्या, कि तूने बिल एक्सेप्ट कर लिया।
सी को इसलिए दिया क्योंकि भैया सी को भी तो आगे किसी को एंडोर्स करना होगा ना, तो सी आगे एंडोर्स करेगा, डी को, ई को, एफ को, जी को, एच को, ऐसे आगे आगे एंडोर्स होता जाएगा। तो दो बिल बनते हैं, एक बिल मिलेगा सी को, एक बिल मिलेगा बी को, और बी उसको 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट करके किसको कम्युनिकेट कर देगा, सी को। या फिर अगर बिल आगे एंडोर्स हो चुका है, एक्सेप्ट होने से पहले अगर बिल आगे एंडोर्स हो चुका है, तो फिर जिसके पास वो है उसको इसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्या, कि मैंने बिल एक्सेप्ट, क्योंकि इसके पास जो बिल होगा वो कौन सा वाला होगा, अनएक्सेप्टेड बिल होगा इसके पास। सर्टेनली ये चाहेगा कि मुझे कौन सा वाला बिल मिल जाए, एक्सेप्टेड वाला बिल मिल जाए, तो उसको बता देगा कि भैया मैंने बिल एक्सेप्ट कर लिया, ये अपना कॉपी पकड़ ले, बिल एक्सेप्ट हो चुका है, वो जाएगा अपना बिल ले लेगा। और बताओ, कोई आप कह रहे हो कोई ऐसा भी केस हो जिसमें 50 आवर्स दे दे, तो फिर इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, बोलो दीदी। वो मैडम पूछ रहे हैं कि सर हर केस में 48 आवर्स ही होगा या किसी में 50 भी होगा, 52, 55, 30। अगर ऐसा होगा तो मैं ये क्यों लिखूंगा विद इन 48 आवर्स, दीदी बोलो ना। ये ऐसे तो फिर मेरा पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। सर अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, सर हर बार बन जाएगा। सुनो बड़े ध्यान से सुनो, 48 आवर्स लिखा है तो इसका मतलब सभी केस में 48 आवर्स ही है एक्सेप्टेंस का टाइम। अब आपको वो वाली अजम्पशन समझ में आई, एक अजम्पशन हमने लिखवाई थी, निकालो जरा स्टार बराबर। एक अजम्पशन बनाई थी हमने, बिल ऑफ एक्सचेंज was accepted within reasonable time। हमें अजम्पशन लेकर चलनी है, कोर्ट अजम्पशन लेगा कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड है तो वो अजम्पशन लेकर चलेगा कि ये रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हो चुका था। दीदी आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, आपका भी सवाल गलत है लेकिन इसको ठीक करा जा सकता है कि सर अगर डेटर 48 घंटे से ज्यादा टाइम चाहता है तो क्या होल्डर उसको एक्सटेंशन दे सकता है कि चल ठीक है 48 नहीं तू थोड़े और टाइम ले ले। ये ऐसा पूछ लो, ऐसा पूछ लो कि सर क्या वो उसको एक्सटेंशन दे सकता है होल्डर। उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी बात आगे करेंगे। बोले सर क्लियर और नॉट। चलो सर अब मैं इस पे आ रहा हूं, वापस इस पे आ रहा हूं कि सर इसने बिल बनाकर दिया। अच्छा जिसने बनाया वो कौन, ड्रॉवर। अरे जो जिसने बनाया, और जिस पे बनाया वो ड्रॉई। और पे किसने करना है, पेयर कौन, पेई कौन, याद रखना बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती हैं। ये रोज इतने टाइम पे निकलता ना यहां से, ड्रॉवर, ड्रॉई, अनपेई। आप इनको कुछ छोटा मोटा मत समझ लेना कबाड़ी वालों को। ड्रॉवर और पेई एक ही बंदा हो सकता है, मैडम का क्वेश्चन है, शाबाश अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉवर और पेई एक ही बंदा हो सकता है, फिर उस केस में कितनी पार्टीज हो जाएंगी, अरे पार्टीज तो 3 ही रहेंगी, एक पर्सन 2 पार्टीज का रोल प्ले कर रहा है। आप मेरी बात समझो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बात करी थी कि हम पार्टीज और पर्संस को कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूज नहीं करना। हाँ पर्सन 2 होंगे वहां पर, जहां पर मैडम पूछ रही कि सर ड्रॉवर ही पे ही हो सकता है क्या, क्या ड्रॉवर ये कह सकता है बी को ऑर्डर कर सकता है कि तू मुझे ही पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सर वहां पर ड्रॉवर और पेई तो यही है। हाँ तो सर पार्टीज कितनी, पार्टीज तो 3, पार्टीज तो अभी भी 3। देखो ना ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। हमने बंदे काउंट नहीं करने पर हेड काउंट नहीं करने, हमने पार्टीज काउंट करनी है। डेसिग्नेशंस, पोस्ट। और सर अगर ये आगे दे दे किसी को एंडोर्स कर दे सी डी को, फिर कितने बंदे हो जाएंगे, बंदे 4। अरे बंदे तो 4, पार्टीज तो 3,
पार्टीज तीन ही रही। जैसे प्रॉमिसरी नोट में पार्टी, बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी। अच्छा, इसका ना एक और भी नाम है बी का, लेकिन बाद में पड़ता है ये नाम। जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। क्या? एक बार ना पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज नोन एज एक्सेप्टर, ड्रेटर, ड्रॉई या पेई। अब बच्चों ने कहा कि सर ड्रॉई भी ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रॉई, डेटर भी ठीक है, लेकिन इसका पेई ठीक नहीं है, पेई ठीक नहीं है। पर इसका आंसर क्या था? जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर, जो प्रॉमिस करता है उसको, वो जो पूछ रहा है आपने उसका आंसर देना है। वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन एक्सेप्ट करेगा, वो ये पूछ रहा कि जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्टर भी इसका नाम है। अच्छा सर ये एक्सेप्टी, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। ए बी एक्सेप्टर तो ए एक्सेप्टी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बोलो भाई बोलो, जोर से बोलो। ऐसी बातों में तो शेर हो तुम। हाँ, ऐसे तो सारे मजाक आते हैं तुम्हें। बातें नहीं, बड़ी गंदी बात। आओ जाओ। सर एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी बना ले, बना लो सर, डरा नहीं करो, खुल के बनाओ। बिल ऑफ एक्सचेंज लो बेटा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, आप जरूर उस डॉक्यूमेंट का नाम ऊपर जरूर लिखो। मैं पेपर पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्योंकि आगे चलकर बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी आपको बहुत सारे काम करने पड़े। मैं आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूं, मेरी एक फ्रेंड है, कंपनी सेक्रेटरी है कोई कंपनी के अंदर। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई तू क्या करती है कंपनी के अंदर? वो कहती मेरे पर ना बड़ा काम होता है, बहुत ही काम होता है, सारा दिन काम करती रहती है। मैं कहा तू क्या करती है कंपनी के अंदर? मैंने कहा कि क्या तू लीगल सारा देखती है, लॉ का? कहती नहीं, लॉ का तो मैं देखती नहीं। मैं कहा फिर सेक्रेटरियल देखती? कहती नहीं, सेक्रेटरियल भी नहीं देखती। मैं कहा फिर फाइनेंस का देखती? कहती नहीं, फाइनेंस भी नहीं देखती। मैं बड़ी सारी चीजें पूछी सीएस के अंदर, जो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी ना, वो सारी पॉसिबिलिटीज पूछी। मैं कहा तू ये करती है, तू ये करती है, तू ये करती है, तू ये करती है? तू कहती नहीं, मैं तो ये नहीं करती। मैं फाइलिंग करती है, फाइलिंग। मैं कहा कई कंपनी के अंदर बड़ा सारा फाइलिंग का काम होता है। मैं कहा तू फाइलिंग करती? कहती नहीं। मैं कहा रजिस्टर्स बनाती? कहती नहीं। मैं कहा रिकॉर्ड्स मेंटेन करती? कहती नहीं। मैं कहा बेड़ा गर्क हो जा तेरा, तू करती रहती कुछ नहीं। तू कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं सारा दिन बड़ी बिजी रहती हूँ। तो क्या नाचती है वहां जाके? वो कहती है मेरी जो कंपनी है ना, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हम बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मेरी जो कंपनी है, मैं जो वहां पे अपॉइंट तो मैं हुई थी एज अ कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन उन्होंने मेरे को ड्राफ्टिंग का काम दे दिया। मैं सारा दिन एग्रीमेंट बनाती रहती हूँ वहां बैठी, क्योंकि रोज इतने एग्रीमेंट्स होते हैं। वो कहती है कि अब आपको एक सिंगर को अब बुलाना है शो करने के लिए, आपको उसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कल को अगर ये सिंगर ना आया, आपका तो शो बर्बाद हो गया। आपने तो पैसे लिए, जिसका इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने कहा था कि सोनू निगम आएगा, सोनू निगम आया ही नहीं। जो लोग सोनू निगम को देखने आए थे, उन्होंने तो पैसे खर्चे थे, वो तो ऑर्गेनाइजर को उल्टा टांग देंगे कि अब भैया मुझे नहीं पता, निकाल सोनू निगम को कहीं से भी, उस ऑर्गेनाइजर का जीना हराम कर देंगे। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं। अच्छा, साउंड वाले के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसने केटरिंग करनी है उसके साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसने चेयर्स लगानी है उसके साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक इवेंट कहती है अगर करवाना होता है ना, हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। उस सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का ड्राफ्टिंग का, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वो बनाकर हमें भेजते हैं, उनको वेट करना, मतलब चेक करना कि हमारे अगेंस्ट कोई क्लॉज तो नहीं है, हटवाना, वो सारा काम। कहती मेरे पास इतने बड़े बड़े ऐसे टेबल पे मेरे पड़े होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं सुबह से शाम या तो ड्राफ्ट कर रही होती हूँ, टिक 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 टिक, या फिर वो पढ़ रही होती हूँ, चेक कर रही होती हूँ, गोले लगा रही होती हूँ। यही मेरा काम है और मेरा कोई काम नहीं है। अब आप बताओ, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने ढंग से नहीं पढ़ा,
फाउंडेशन में। तो ये रोल क्या आप संभाल पाओगे कभी? ये पोजीशन आप कभी सही से संभाल पाओगे? संभाल ही नहीं पाओगे। एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए यहां पर तो बंदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जो पी गए हो घोल के, वो बंदा चाहिए। मतलब आप ये मत समझ लेना कि कंपनी सेक्रेटरी का काम कोई आसान काम है। कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए बड़ी सारी चीजों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। और फिर एक मेरा फ्रेंड है, वो जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स वो लोन देते हैं जब किसी भी कंपनी को, तो उसका ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं कंपनी का। ड्यू डिलिजेंस का मतलब है कि लोन देने से पहले आप ये अश्योर करो कि इस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑलरेडी डिफॉल्ट्स किए हैं बहुत सारे, उसको कोई बैंक लोन नहीं देना चाहता। क्यों? अरे डिफॉल्टर है, जा तू पहले अपने डिफॉल्ट तो क्लियर कर, साफ कर। हम डिफॉल्टर को लोन नहीं दे सकते। काहे के लोन दे? डिफॉल्ट करने का तेरे को लोन दे। तो वो बैंक ने कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है। जो भी कंपनी आती है ना लोन मांगने के लिए, वो कंपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि जाओ इसके सारे देखो, चेक करो कि इसने सारे कंप्लायंसेस किए हैं, कोई डिफॉल्टर तो नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी को एक एक पहलू, एक एक एस्पेक्ट कंपनी का, जो लॉज लग सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, फिर आपका लेबर लॉज, एनवायरमेंट, ये वो फलान ढमकान, सब देखना पड़ता है। तो देखकर फिर चेक करके बताना पड़ता है कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, कंपनी लॉफुली इसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। वो कंपनी सेक्रेटरी एक सर्टिफिकेट बनाकर बैंक को देता है। अब अगर कल को उस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया हुआ तो भैया तुमने साइन करके दिए थे, याद रखना, जनता माफ नहीं करेगी। तो कंपनी सेक्रेटरी का कोई काम आसान काम नहीं है। मतलब आप ये मत समझ लेना कि हमने जाके कोट पैंट पहन के बैठ जाना वहां पे, वो लोग हमारा थोबड़ा देखेंगे, डायरेक्टर हमें पैसे दे देगा, चेक दे देगा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जाओ 1 महीना फिर आना मुंह उठा के। ऐसा नहीं है, बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। जगह जगह पे आप ये सोच के चलो, जहां पे आपने दस्तखत कर दिए, मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रैक्टिस करता होता था ना, तो एक सीए हमारे पीछे पड़ा हुआ था। वो कहता था कि सर सब कुछ हम बना कर देंगे, रिपोर्ट सब कुछ हम बना कर देंगे, सब सेट मिलेगा आपको सिर्फ साइन करने हैं। 1 लाख रुपए। अच्छा, मैं भाग यहां से। एक छोड़ तू 1 करोड़ देगा ना, हम तब भी साइन नहीं करेंगे। क्यों? तू बनाकर देगा और साइन हम करेंगे। चल तू तो कुछ भी लिखेगा, हम बनाएंगे, हम देखेंगे, हम चेक करेंगे और फिर हम साइन करेंगे। वो कहता था कि नहीं, चेक नहीं मैं करने दूंगा। हमने कहा फिर साइन हम नहीं करेंगे। अगर तुम्हें चेक नहीं करने देगा, सोचो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है। 1 लाख रुपए का एक साइन, लेकिन वो साइन की कीमत उससे भी बहुत बड़ी ज्यादा है। अगर कल फंसे तो जेल तो जाओगे पक्का से। इसीलिए मैं तो अक्सर कहता हूं कंपनी सेक्रेटरी जाओ भैया, एक बार जाकर तिहाड़ जेल देख तो आओ। सीएस कर रहे हो, अरे एक बार देख तो लो। नहीं सर, बच्चे बोले कि नहीं सर वो ना अंदर नहीं जाने देते। नहीं, तुम बोलो मैं सीएस कर रहा हूं। जाकर बताओ, बाहर थानेदार को बोलो भैया मैं सीएस कर रहा हूं। अच्छा, आओ, अपना ही घर समझो, घबराओ नहीं, डरो नहीं। तो बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड कंपनी सेक्रेटरी, आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सावधान तभी रह सकते हो जब आपको लॉ की सारी नॉलेज है, सारी समझ है। नहीं तो बैठे हैं कंपनी सेक्रेटरी, ऐसे भी कहीं बोलो कहीं साइन कर देते हैं, कितने रुपए दो कितने रुपए भी कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? मैं तो उनसे पूछता हूं, व्हाट आर यू डूइंग? मेक योर वैल्यू। ब्रांड बिल्डिंग कैसे होगी कंपनी सेक्रेटरी की? आप जो कोर्स कर रहे हो उसके ब्रांड बिल्डर्स आप ही तो, और कौन है? और कौन करे? शाहरुख खान करेगा क्या ब्रांड बिल्डिंग कंपनी सेक्रेटरी की? वो क्यों करेगा? और अगर करेगा भी तो कितना ब्रांड बिल्ड हो जाएगा? वो तो कुछ कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं। सीएस की ब्रांड बिल्डिंग आपको करनी है। यू आर द ब्रांड बिल्डर्स, करो। तो कैसे होगी ब्रांड बिल्डिंग? मेक अ स्टैंडर्ड, अपने एक स्टैंडर्ड सेट करो। तो मैं इससे कम काम नहीं करूंगा, भूखा मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये मेरा स्टैंडर्ड है, मैं स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा। लेकिन जब आप जॉब पे जाते हो ना, आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड नहीं। आप कहते हो कितने भी नीचे जा सकता हूं, कितना भी नीचे गिर सकता हूं। हो गई ब्रांड बिल्डिंग, कर लिया आपने। इसका खामियाजा आपको तो भुगतना पड़ता ही है, आगे जो जनरेशन आ रही है उसको भी भुगतना पड़ता है, उसको भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए आपको
पहले से ही सतर्क रहना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। मैं इसीलिए ये सारी बातें समझाता हूं, हो सकता है कल को आपको ड्राफ्टिंग करनी पड़े, तो ये सारी बातें आज बता रहा हूं। खैर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर इसका भी, सर ये जो आप डब्बे बना रहे हो, ये डब्बे भी बनाने हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे बना रहा हूं स्टाइल के लिए। वो तो आप पेपर पे बनाओगे ना, ये तो बस ऐसा मान लो पेपर है वो। लो जी लो, हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्सप्रेस ऑर्डर। चलो बोलो भैया ऑर्डर की, आप बोलो, अब लैंग्वेज आप बोलो, बोलो दीदी आप बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? स्नेहा। बोलो स्नेहा, लास्ट क्लास में आई थी तुम? क्यों? बहुत मारूंगा मैं तुम्हें, अब नहीं जाना कहीं। बोलो इसकी लैंग्वेज बोलो। नहीं आ रही? बोलो। मैडम कह रही है आई अंडरसाइंड ऑर्डर टू मिस्टर बी। ये वो ऑर्डर किसको दे रहा है? नहीं, डेटर को तो दे रहा है। जब वो बी को ऑर्डर दे रहा है तो वो किसी और को बता रहा है कि मैं बी को ऑर्डर दे रहा हूं। नहीं समझा मेरी बात? आप कह रहे हो आई अंडरसाइंड ऑर्डर मिस्टर बी। अगर वो मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहा है तो वो ये क्यों कह रहा है कि मैं मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहा हूं? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? अगर वो मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहा है तो दे ना, दे ऑर्डर मिस्टर बी को। तो किसी और को क्या बता रहा है कि मैं मिस्टर बी को ऑर्डर दे रहा हूं? ये तो लिख किसको रहा है? पहली बात, ये ऑर्डर दे किसको रहा है तू? ये बात ध्यान रखना, यहां पे गलती हो रही है, ये गलत है लैंग्वेज। आई ऑर्डर टू मिस्टर बी, ये कोई ऑर्डर नहीं हुआ। ये तो तुम किसी को बता रहे हो, सी को बता रहा हूं मैं, ओ सी मैंने ना मिस्टर बी को ऑर्डर दिया है। नहीं, आप मिस्टर बी को बोल रहे हो ऑर्डर दो। आप एक बात बताओ, मैं आपका नौकर, आप मेरी मालकिन, ठीक है? आपको मुझे ऑर्डर देना है, पानी लेके आओ। कैसे दोगे ऑर्डर? कि मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूं, जाओ पानी लेकर आओ। क्या बोलोगी? अरे जाओ पानी लाओ भैया, जाओ। सीधा बोलोगे पे मिस्टर सी, यही तो ऑर्डर है। हम मिस्टर बी को बोल रहे हैं, ये भी बोलने की क्या जरूरत है कि मैं तुझे ऑर्डर, ये ऑर्डर ही तो, और क्या? मैं सीधा बोल रहा हूं क्या? पे मिस्टर सी और ऑन हिज ऑर्डर। क्या मतलब? ऑन हिज ऑर्डर मतलब सर ये वही वाली बात है ऑर्डर वाली, कि अगर वो आगे किसी को एंडोर्स करना चाहे तो फिर तू उसको, मैं तेरे को फिर ऑर्डर कर रहा हूं, पे मिस्टर सी और ऑन हिज ऑर्डर, या मिस्टर सी जिसको बोलेगा उसको पे कर, या मिस्टर सी को पे कर। क्या? अ सम ऑफ रुपीज, कुछ भी लिख लो, 10,000 लिख लो। फिर ब्रैकेट में हमें क्या भी लिखना पड़ेगा? 10,000 ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 months। लो जी, कितना सरल है बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज। मैंने जो पहला प्रॉमिसरी नोट बनाया था ना, उसमें मैच्योरिटी की डेट मेंशन की थी, इस डेट पे। तो इस वजह से जिस डेट पे वो ड्रॉ हुआ था उसकी रेलेवेंस क्या हो गई थी? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, मगर फिर भी रेलेवेंस थी। लेकिन अब इस केस में डेट ऑफ ड्रॉइंग की बड़ी रेलेवेंस है, क्योंकि ये 3 months कहां से काउंट करने हैं? सर इस पे भी स्टैंप लगेगी है? या तो लगेगी या स्टैंप पेपर पे ही कर लो, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ स्टैंप ड्यूटी। ये शेर जैसे भी बनते हैं, पता नहीं कैसे बनता है। सर कैंसल तो किया नहीं, लो कर दिया, तो कर दो, कोई और यूज कर लेगा। सर साइन भी नहीं किए। अच्छा कौन साइन करेगा? बनाने वाला ए।
लेकिन सर एक बात भूल रहे हो आप, सर बी भी तो करेगा, बी यहां पे लिखेगा क्या, एक्सेप्टेड, और नीचे साइन करेगा। समझें जी, इसको भी समझें। पे मिस्टर सी, सर ये क्या है, ऑर्डर ऐसा ही तो होता है, ये ऑर्डर है। अच्छा एक छोटी सी मैं आपसे बात क्लियर करता हूं, एक छोटी सी मैं आपसे बात क्लियर करता हूं, ये आगे चल के ना कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, आज ही बता देता हूं आपको। आगे चल के ना मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या पढ़ाऊंगा वहां पे, मैं अभी एक टाइप का अब आज डिस्कशन कर रहा हूं, जो कंफ्यूज हो गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट दो तरीके का होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और बियरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे एक व्यक्ति का नाम लिखा होता है, और बियरर इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता। आप मुझे बताओ, जब हमने प्रोमिसरी नोट बनाया वहां पर भी तो ये लाइन लिखी ना, और ऑन हिज ऑर्डर, बोलो। और जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो भी हमने ये लाइन लिखी, और ऑन हिज ऑर्डर, दोनों में लिखी ये लाइन। आप मुझे बताओ प्रोमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है या बियरर इंस्ट्रूमेंट है? सो प्रोमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट तो कभी बियरर हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग ना इस ऑर्डर को इस ऑर्डर से कंफ्यूज करते हैं, नहीं समझे? नहीं समझे? बच्चे कहते हैं कि सर प्रोमिसरी नोट तो प्रॉमिस है ना, आपने पढ़ाया था। ऑर्डर तो बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। अरे भैया उस ऑर्डर में और इस ऑर्डर में डिफरेंस है, ये वो ऑर्डर की बात नहीं हो रही। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो उसी व्यक्ति को पे होगा जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है, या उस व्यक्ति ने किसी और को ऑर्डर किया हुआ है, उस व्यक्ति को पे होगा। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये बात कभी समझ नहीं आती कि सर प्रोमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे है, प्रोमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे? प्रोमिसरी नोट तो प्रॉमिस है ना। अरे हां प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस है, लेकिन आप मुझे बात बताओ क्या प्रोमिसरी नोट बियरर हो सकता है? प्रोमिसरी नोट हमेशा ऑर्डर ही तो होगा ना, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। एक्सप्रेस प्रॉमिस तो है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर भी हो सकता है, बियरर भी हो सकता है। मैं उस कंफ्यूजन को आज ही दूर कर रहा हूं, कल कंफ्यूज हो गए, मेरे को पक्का पता है। कल आ जाओगे कॉपी लेकर के, सर आपने लिखवाया था सर एक बार देखना। हर बार होते हैं, बोले सर क्लियर हो नो? सर वैसे तो होना नहीं था, हमें तो ध्यान भी नहीं दिया था, ऐसी जबरदस्ती आपने कर दिया। अब चलो पहली बात सर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। दूसरी बात, और ऑन हिज ऑर्डर। अच्छा यहां पर एक शब्द ऐसा भी हो सकता था, पे बियरर, तो फिर हम ये शब्द यूज ना करते और ऑन हिज ऑर्डर। फिर तो ऑन हिज ऑर्डर करने की जरूरत, जब हमने कह दिया पे बियरर, इसका मतलब जिसके पास होगा उसको पे करना है, फिर वहां पे ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता था यहां पे पे बियरर अ सम ऑफ रुपीज 10,000, लेकिन यहां पर है पे मिस्टर सी और ऑन हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज 10,000। ये पर्टिकुलर सम आ गया और मनी ओनली आ गया। ये सारी बातें हो चुकी हैं, है ना, इसलिए अब मजा भी नहीं आ रहा इसको करने में बार बार। और ऑन हिज ऑर्डर का मतलब एंडोर्स हो सकता है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, बेकार की बातें। ऑन एक्सपायरी ऑफ, ये क्या है? क्या सर सेम ही पढ़ाई जा रहे हो? ये क्या है? डेट ऑफ। ये कौन है? ये कौन है? ड्रॉई भी साइन करेगा, ड्रॉवर भी साइन करेगा, ड्रॉई भी साइन करेगा। ये क्या है? आ रहा है समझ? चलो फिर आओ सर, अब हम बात कर रहे हैं चेक। ये खत्म हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो गया, लिख लिया। आओ अब हम बात कर रहे हैं चेक की। सेक्शन 6। हाँ जी अभी करेंगे ना।
सब में उसमें भी होता है, प्रोमिसरी नोट में भी होता है। करेंगे अभी, मैच्योरिटी की बात कर रहा हूं ना, 3 डेज का ग्रेस पीरियड, अभी करेंगे वो। थोड़ा सा सबर। हाँ जी, मेरे को पूछ लो, पूछो 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 पूछो। क्या बोल रही थी? मैंने सुना तुम्हें कुछ बोलते हुए। चेक तो सबको पता ही है, बोलो। चेक तो पता ही है दीदी, बताओ तो चेक क्या होता है? चेक देते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी तो देते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी देते हैं, गालियां भी तो देते हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ इनमें? ये बिल ऑफ एक्सचेंज में भी एक अमाउंट लिखा होता है जिसको हम देते हैं बाद में, प्रॉमिसरी नोट में भी एक अमाउंट लिखा होता है जिसको हम देते हैं बाद में। और कुछ बताओ यार चेक के बारे में, कोई अनोखी बात। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता सर मेरे टीचर ने मुझे बताया, उसने लिखा है कि चेक इज अ पीस ऑफ पेपर थ्रू विच मनी कैन बी गिवन। तो फिर मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक चेक, वो तो पीस ऑफ पेपर नहीं है। और अगर ये डेफिनेशन चेक की है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर थ्रू विच मनी इज गिवन, तो प्रॉमिसरी नोट क्या? इट इज अ पीस ऑफ केक। ये क्या डेफिनेशन है? इट इज अ पीस ऑफ पेपर, कागज का एक टुकड़ा। अब सुनना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना भैया, मेरे से पूछ, मेरे से बात करो, बस इससे बात नहीं करो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, देखो तो चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज भाई भाई हैं। देखो देखो, एक व्यक्ति ने बैंक में पैसे जमा कराए, मनी डिपॉजिट करवाया। आप मुझे बताओ डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? सर नहीं, क्रेडिटर ए है, डेटर बैंक है। बैंक ने पैसा देना है इसलिए बैंक डेटर है, देना, और आपने पैसा लेना है जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर पाया। बेटा एक बात याद रखना, आप बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि किसको पे कर। आपने सी को एक चेक दिया, चेक आपने सी को बोला कि ले ये एक चेक पकड़, मेरी बैंक में बहुत चलती है, तू जाना ये चेक दिखाना, तुझे पैसे देगा। अच्छा, सी ने कहा अच्छा हाँ, बी कहता, ए कहता जा। सी वो चेक लेकर गया, उसने बैंक में दिया, डरते डरते पता नहीं पैसे देगा कि नहीं। बैंक ने देखा ओहो अच्छा अच्छा, सी ए का चेक है, लो नहीं भैया पैसे। सी कहता है चलती है यार इसकी, चलती है इसकी, बैंक पैसे देता, वो लिख के दे दे, बैंक पैसे देता। कमाल है यार, रुतबे वाला है। अब आप देखो, एक बार ध्यान से देखो तो सर ड्रॉवर कौन है? ए। लेकिन ये चेक ड्रॉ किस पे किया है? सी पे नहीं, बैंक पे ड्रॉ किया, क्योंकि देने किसको है? ड्रॉई कौन है? बैंक है। पेयर कौन है? पेयर। पेई कौन है? पेई। ए नहीं, सी। आप देखो, अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो, सर ये तो ज्योमेट्री किसके साथ मैच कर रही है? बिल ऑफ एक्सचेंज की ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री मैच कर रही है आपस में, ये तो सेम है, एक ही चीज है। हाँ, चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक पर ड्रॉ किया जाता है, एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो बैंक पर ड्रॉ किया जाता है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं? चेक बोलते हैं। याद रखना, चेक में हमेशा और हमेशा और हमेशा ड्रॉई बैंक होगा, ड्रॉई बैंक होगा, कोई सा भी XYZ, कोई सा भी, लेकिन होगा बैंक। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सेक्शन 6 की डेफिनेशन के अंदर कि चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज which is drawn on a bank and includes truncated check and electronic check, and includes
ट्रंकेटेड चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। आगे बढ़े, आगे चले। सर ये क्या होता है ट्रंकेटेड चेक, और सर ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक चेक? स्टार स्टार ना सर, अब तो हमें भी डाउट होने लगा। ये चैप्टर आपने सही से पढ़ा नहीं लगता है। हाँ, हर जगह ही स्टार बनवा रहे हो। सर अभी तो जो पहले के तारे जमीन पर थे वही एक्सप्लेन नहीं हुए और बनाई जा रहे हो। सब होगा बेटा, सब होगा, भरोसा रखो। कल मैं पढ़ लूं, परसों तुम्हें पढ़ा दूंगा। चलो ये कर लिया गया, ये लिख लिया गया। इसकी बात करेंगे अभी नहीं, अभी एक थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं बिटवीन चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। और वक्त रहा आज ही तो ट्रंकेटेड चेक की तो बात कर ही लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चेक फिर कर लेंगे। चलो सर पहले आप हमें डिफरेंस पढ़ाओ। आप कहते हो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एक ही चीज है। आप कहते हो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच इज ड्रॉन ऑन अ बैंक। तो सर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एक ही चीज ऐसा मान लें? नहीं नहीं, एक चीज नहीं है, डिफरेंस है। अच्छा आपने कहा क्या डिफरेंस है? लो जी मैं डिफरेंस करा रहा हूं बिटवीन बोई एंड चेक्कू। आओ, बेसिस, पहले डिफरेंस का कोई बेसिस भी होगा, कोई आधार होगा। पहले चेक, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। आप बताओ जी, डिफरेंस आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। सर पहले तो ड्रॉई की बात कर लो, दीदी ने बड़ी अच्छी बात करी। सर चेक के केस में ड्रॉई हमेशा हमेशा और हमेशा क्या होगा? ऑलवेज ड्रॉन ऑन बैंक। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। ठीक है, दो और बताओ। सर सेक्शन देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या इसका सेक्शन 6 है, उसका सेक्शन 5 है। सर वो सी से शुरू होता है, वो बी से शुरू। और पार्टीज तो 3 ही होती, दोनों में 3 होती है। स्टैंप, शाबाश जीते रहो बेटा। सर चेक के अंदर कोई स्टैंप बताओ, कभी देखिए चेक के ऊपर कोई स्टैंप लगी हुई है? नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन बोई पे रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। आज दोनों भाई कमाल कर रहे हैं। क्या खा के आए हो? चाउमीन। सुबह सुबह कौन चाउमीन खाता भाई? हाँ, च्यवनप्राश। अच्छा, तभी ऐसे च्यवनप्राश जैसे जवाब भी आ रहे हैं। छा गए तुम तो। मम्मी को बोलो रोज खिलाए। अच्छा, क्या चेक को भी एक्सेप्ट पहले बैंक को देंगे कि चलो एक्सेप्ट कर? बैंक नहीं, चेक बना के दिए हैं आपको, वो एक्सेप्टेड ही है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस की जरूरत नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन यहां ये तो चाहिए, बिना उसके एक्सेप्टेंस के बनेगा ही नहीं काम। और बताओ, प्लेस तो होती है, बैंक का एड्रेस लिखा होता ना। नहीं निकलवा तो किसी से भी लो, लेकिन प्लेस तो लिखी होती है चेक के ऊपर। दिल्ली का है, मुंबई का है, कहां का चेक प्लेस तो होती है। क्या बात हो गई? च्यवनप्राश काम नहीं कर रहा ठीक है। ट्रांसफर तो मनी होगा, खून की बोतलें ट्रांसफर करवा सकते हो चेक के थ्रू। ना ना दीदी ना, एक्सेप्टेंस का तो हमने जब बात ही कर दी, एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं। जबरदस्ती के मत बनाओ। मैं बताऊं, हार मानी? शाबाश, मैच्योरिटी।
मैच्योरिटी। एक बात याद रखना, चेक के अंदर ना कोई मैच्योरिटी नहीं होती, कोई डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं। हां 3 महीने के अंदर अंदर आपको वो चेक जमा कराना है, लेकिन नो डेट ऑफ मैच्योरिटी। चेक कब पे होता है? कब पे होता है? जब आप बैंक में, इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। इट इज ऑलवेज, बोलो यार, पेबल ऑन डिमांड। सर ये हर वक्त डिमांड पे होगा, हमेशा हमेशा। कभी आपने देखा है कि इसको 1 जनवरी को पेमेंट करना? कभी चेक पे ऐसा ऑर्डर लिखा है आपने देखा है कि 1 जनवरी को पेमेंट, को मैच्योरिटी की डेट लिखी देखी कभी आपने चेक पे? होती ही नहीं है। चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। जब आप बैंक जाओगे, वो चेक दोगे, बैंक को पेमेंट देना पड़ेगा अगर उसके अकाउंट में है तो। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐसा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर डेट भी हो सकती है और पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिख लो, बिल ऑफ एक्सचेंज may have date of maturity or may be payable on, बोलो, डिमांड। मेरी बात समझ पा रहे हो? चलो जी, एक बात याद आ गई, कह दूं? कह दो सर। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करूं, वैसे अभी कहनी नहीं चाहिए वो बात, तो आप कह दो अब। चलो, वैसे अभी कहनी नहीं चाहिए पर फिर भी कह रहा हूं, आगे याद आ गई। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर भी हो सकता है और बियरर भी हो सकता है। मतलब व्यक्ति का नाम भी लिखा हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे और नहीं भी लिखा हो सकता है ना? पेबल ऑन टाइम भी हो सकता है एंड पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। दोनों, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी बियरर प्लस पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। मेरी बात समझो। कई बच्चे कहते हैं कि सर बिल ऑफ एक्सचेंज ना बियरर नहीं हो सकता। अरे ऐसा नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज बियरर हो सकता है। अगर बियरर है तो फिर पेबल कब होगा? ऑन टाइम पे होगा। और अगर पेबल ऑन डिमांड है तो क्या होगा? ऑर्डर होगा। मतलब ये अलग अलग फीचर्स है ना, 4 फीचर्स है ना। बियरर और पेबल ऑन डिमांड नहीं हो सकता। बियरर है तो पेबल ऑन टाइम होगा, पेबल ऑन डिमांड है तो ऑर्डर होगा। ये दोनों फीचर एक साथ नहीं हो सकते। ये भी आरबीआई की एक नोटिफिकेशन आई थी, उससे मना है। कि बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी बियरर एंड पेबल ऑन डिमांड एट द सेम टाइम। तो क्या हम ये बोले कि ना वो बियरर हो सकता है ना वो पेबल ऑन डिमांड हो सकता है? ये बोले? नहीं, बियरर हो सकता है। अब बियरर है तो पेबल ऑन टाइम करो और पेबल ऑन डिमांड है तो ऑर्डर करो। दोनों अलग अलग तो हो सकता है मगर दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ नहीं हो सकता, ये प्लस है बीच में। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि बियरर भी नहीं हो सकता और पेबल ऑन डिमांड भी नहीं हो सकता। गलती होगी। सर आपने वो जो डिफरेंस किया चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में, एक प्रोमिसरी नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कर लो। कर लेते हैं, कर लो, ये लो। एक डिफरेंस है उसमें भी कर लेते हैं ना। हाँ कर लो, क्या है, ले लो, ये लो। आप जो जो कहोगे हम वो करा देंगे। सर खुद ही कहते हो, खुद ही कराते हो, हमने तो कुछ कहा भी नहीं। हम तो कहते हैं छुट्टी कर दो। बोलो जी, बोलो। पहले सेक्शन नहीं बोल देना चाहिए? सेक्शन 4, सेक्शन, फिर डेफिनेशन नहीं बोल देनी चाहिए?
नेचर की अगर हम बात करें, नेचर नटूरे, ये प्रॉमिस है बाय नेचर और ये ऑर्डर है। मैडम की भी एक बात कर लो यार, मैडम कह रही पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज, इसमें 3 पार्टीज। पई की भी बात करो, पई सर ऑलवेज पर्टिकुलर पर्सन है ना, इसमें पर्टिकुलर पर्सन और ड्रॉ कौन करेगा, ड्रॉ ये डेटर करेगा, वो एक्सेप्टेंस प्रॉमिसरी नोट में नॉट रिक्वायर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज में और कुछ ध्यान आ रही है? यही है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्टार्ट करेंगे वो चेक्स, टाइप्स ऑफ चेक्स, ट्रंकेटेड चेक, इलेक्ट्रॉनिक चेक। तो अगर ये 2 बातें कर लेंगे तो फिर हमारी चेक की डेफिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम इसी के आसपास, मैंने आपको बताया था कि ये 3 इंस्ट्रूमेंट मेन है। अगर आपको ये 3 इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, अगर ये 3 इंस्ट्रूमेंट अगर आपको समझ में आ गए तो फिर चैप्टर इसके इर्द गिर्द ही घूमता है, इसके आसपास की बातें करता है, फिर हम उसके आसपास की बातें करेंगे। बस मुझे क्लियर और नॉट? आज की क्लास आपको समझ में आएगी नहीं? चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास